नमस्ते मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। इसका प्रमुख कारण यह है कि मेरी 1 साल की जो बेटी है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी। अर्थात अब हम पहले की तरह सुचारू रूप से अपने क्लास में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला टॉपिक अपना। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रगतिवाद। इसके पहले हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग देखा है, पढ़ा है बहुत अच्छे से। जिसके पास भी मेरी वह वीडियो नहीं है तो मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकता है। अब हम देखेंगे प्रगतिवाद के बारे में प्रमुख जानकारी। देखते हैं प्रगतिवाद क्या होता है। प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1943। अर्थात प्रगतिवाद को हिंदी में क्या कहा जाता है थोड़ा सा समझ लेंगे। प्रगति का मतलब होता है तीव्रता या आगे बढ़ना, मतलब तीव्रता से आगे बढ़ना ही प्रगति कहलाती है। किंतु हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में माना जाता है कि जैसे राजनीति में समाजवादी विचारधारा या मार्क्सवाद जिसे कहते हैं वह होता है, वैसे ही साहित्य में प्रगतिवाद को स्थान दिया गया है। अर्थात प्रगतिवाद को ही साहित्य में मार्क्सवाद के रूप में अपनाया गया है। इस प्रकार से प्रगतिवादी युग को हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है और किस प्रकार से इसके लेखक संघ का गठन किया जाता है। तो आइए देखिएगा। सबसे पहले प्रगतिवाद, इसका मतलब होता है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। ये प्रश्न जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बताया जा रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, लिखते जाइएगा मेरे साथ में, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न तो इतने ही पैराग्राफ में बन जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 में हुई थी। इसमें ही आपके 3 से 4 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए आप लोग यह जो लाइन है बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 में की गई थी। और मुंशी प्रेमचंद ने इस जो स्थापना हुई थी उसमें कुछ तथ्य अपने तरफ से कहे थे, वो आप लोग लिख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए व्यक्तियों का उद्धार होना चाहिए। अर्थात यह मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में कहा गया था कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो दबे कुचले हुए लोगों की स्थिति है उनको पुनर्निर्मित करने का कार्य होना चाहिए। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में हमने पढ़ा है। अब हम देखेंगे प्रगतिवाद में समाज को, अर्थात प्रगतिवादी कवियों ने समाज को शोषण, दमन और अन्याय से मुक्त करने के लिए संघर्ष और क्रांति का आह्वान किया। प्रगतिवादी जितने भी कवि हुए हैं, प्रगतिवादी युग में जितने भी कविगण हुए हैं, उन्होंने सभी ने प्रयास किया है कि इस युग में जो शोषण और शोषक के बीच में संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को क्रांति और आंदोलन का रूप देकर आह्वान करने का आग्रह किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि प्रगतिवादी युग में 2 वर्ग हो चुके थे। कौन से? एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग, अर्थात कहा जाता है पूंजीपति और निर्धन वर्ग। अब हम आगे देखेंगे इसी युग में कि इस युग के बारे में और हम क्या जानकारी ले सकते हैं जो बहुत ही जरूरी होती है। प्रगतिवादी कविता व्यक्ति के निजी सुख दुख, वेदना, निराशा से निकलकर जनजीवन से जुड़ती है। बहुत ही प्रमुख बिंदु है यह, आप लोग बहुत अच्छे से लिखते जाइएगा। प्रगतिवादी जो कविता है वह व्यक्ति के निजी सुख दुख, वेदना, निराश से निकलकर जनजीवन से जुड़ती हुई प्रतीत होती है। यह प्रगतिवादी कवियों की लेखनी है, अर्थात यह उन्होंने लिखित रूप में समझाया है।
अब हमको देखना है प्रगतिवाद युग की कुछ विशेषताएं कि इस युग में कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आप लोगों को और समझा दूं। आगे देखिएगा, यहाँ पर मैं साफ करके थोड़ा सा आप लोगों को समझाती हूँ कि प्रगतिवाद को किसने क्या कहा है। प्रगतिवाद के संबंध में कहा गया है कि जनता के लिए जनता का साहित्य, अर्थात जनता का जनता के लिए, अर्थात जो भी साहित्य है, जो भी परियोजनाएं हैं, वह जनता के द्वारा निर्मित होनी चाहिए और जनता के लिए ही निर्मित होनी चाहिए। यह प्रगतिवादी युग की प्रमुख बिंदु के रूप में हमें दिखाई देता है। आगे देखेंगे हम। प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। साहित्यिक अभिव्यक्ति है। यह किसने कहा है? यह जो परिभाषा है यह दी है नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा कहा गया है कि प्रगतिवाद साहित्य में प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। यह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह कहा गया था। तो आप लोग ये नोट करते जाइएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रगतिवादी युग की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब हमको देखना है प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं। पहली, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी जो कविगण हुए हैं वह धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था अपनी दर्शाते थे। अपनी कविताओं में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई देती है इनकी कविताओं में। अब हम देखेंगे दूसरी, मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवियों में मानवतावादी दृष्टिकोण अधिक पाया जाता था। सांप्रदायिकता का विरोध। प्रगतिवादी कवियों में सभी कवियों ने सांप्रदायिकता का घोर विरोध किया है। आप लोग सभी ये विशेषताएं लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो यहाँ पर मैंने लिखवाई हैं। आगे देखते हैं, जनभाषा लोक भाषा में कविता। प्रगतिवादी जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने अपनी कविताएं जनभाषा अर्थात जनभाषा बोलचाल की भाषा में ही लिखी हैं। आगे देखेंगे, नारी की यथार्थ स्थिति का चित्रण। प्रगतिवादी युगीन कविताओं में नारी की यथार्थ स्थिति का चित्रण हमें देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, प्राचीन परंपराओं रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवादी सभी कवियों ने प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों का घोर विरोध किया है। मुक्तक काव्य का प्रयोग। प्रगतिवादी कविताओं में या प्रगतिवादी कवियों ने मुक्तक काव्य का अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। आगे देखेंगे, अभिव्यंजनात्मक शिल्प अर्थात प्रगतिवाद में अभिव्यंजनात्मक शिल्प का विधान भी पाया जाता है। और यदि आपको विशेषताएं देखनी है तो आप और भी विशेषताएं देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लिख लें, इस वर्ग में प्रगतिवादी वर्ग जो हुआ है इसमें दो वर्ग हो गए थे इस समय पर, एक पूंजीपति वर्ग और एक निर्धन वर्ग, जिसे कहा जाता है शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। इसमें इन्हीं के बीच चलने वाले संघर्षों को दर्शाया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रगतिवादी युग की जो विशेषताएं क्या थी और प्रगतिवाद को किसने क्या कहा है। अब हमको देखना है प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि। प्रमुख कवि। इन कवियों में नाम आता है सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ
अग्रवाल। अगले आते हैं त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री यह सानेट लिखने में बहुत ही अग्रणी थे। त्रिलोचन शास्त्री के सानेट बहुत अधिक मात्रा में पढ़ने को मिलते हैं। अगले कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। आप लोग मेरे साथ कवियों के नाम लिखते जाइएगा, क्योंकि कवियों के नाम अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। नागार्जुन, आगे और कवि जो आते हैं जैसे कि रामविलास शर्मा भी इसी युग के कवि माने जाते हैं, तो आप उनको भी लिख लीजिएगा। अगले हैं रामविलास शर्मा और रांगे राघव आदि। यह प्रगतिवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं। और इस श्रेणी में चूंकि माना जाता है कि सुमित्रानंदन पंत भी प्रगतिवादी युग में आते हैं, क्योंकि इनकी जो युगवाणी कविता है वह 1939 में लिखी गई थी। इसको बच्चन सिंह ने प्रगतिवादी कविता के अंतर्गत ही रखा है। तो आप लोग यह मेन फैक्ट भी नोट कर लीजिएगा। पंत की कौन सी कविता है? युगवाणी। युगवाणी जो कि कब आई थी? 1939 में। 1939 में प्रकाशित हुई थी। इसको बच्चन सिंह क्या मानते हैं? प्रगतिवाद की प्रथम कविता मानते हैं बच्चन सिंह। अब हम देखेंगे कि इस युग के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। आगे आप लोग देखिएगा, इस युग की हम प्रमुख कवि देखेंगे और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं, इसमें सबसे पहले आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनकी प्रमुख रचनाएं हमको पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भी मैंने रचनाएं ली हैं वह बहुत ही मोस्ट है और कई बार पेपरों में पूछी गई हैं। आप लोग सभी इनकी रचनाएं लिखते जाइएगा। इनकी पहली रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। कौन सी? फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगली है युग की गंगा। अगली नींद के बादल, आग का आईना, गुल मेहंदी, जमुन जल तुम। यह सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको मैंने कुछ ट्रिक के अनुसार याद किया है। आपको यदि वह ट्रिक चाहिए है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इनकी बहुत ही अच्छी सी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि और अधिक इनकी रचनाएं समय समय पर युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना और नींद के बादल, गुल मेहंदी, जमुन जल से बोले बोल अबोल आदि। यह इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि मैंने एक ट्रिक के माध्यम से याद की हैं। यदि आप लोगों को भी इस ट्रिक के माध्यम से करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको वह भी बता दूंगी। आगे देखना, दूसरे कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री इस युग में सानेट लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इस युग में सानेट इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं, जैसे कि धरती दिगंत आदि इनके प्रमुख सानेट हैं। और उन्होंने सुभाष चंद्र आदि नाम से भी सानेट लिखे हैं। इनकी रचनाएं देखेंगे, धरती दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन। आप लोग इनकी रचनाएं भी नोट कर लीजिएगा, अधिकतर पेपरों में आई जाती हैं। जैसे कि यह धरती और दिगंत, यह बहुत ही मोस्ट रचना है इनकी, कई बार पेपरों में पूछी गई है और हमको वही पढ़ना है जो कि अधिकतर पेपरों में आता है। आगे देखेंगे अगले कवि को, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचनाएं हैं वाणी की व्यथा, प्रलय सृजन, हिल्लोल, जीवन के गान और प्रमुख रचना इनकी है मिट्टी की बारात।
इनकी कविताएं, इनकी जो रचनाएं हैं वह भी मैंने ट्रिक के माध्यम से की हैं। वाणी की व्यथा जीवन के गान सुनाती है, प्रलय सृजन हिल्लोल करे, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, आदि बहुत सी रचनाएं हैं इनकी। मैंने यहाँ पर जो ली हैं वह मोस्ट हैं, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यदि इन सभी की ट्रिक के माध्यम से भी आपको रचनाएं चाहिए है तो वह भी मैं आपको स्वयं निर्मित ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगी। आगे देखिएगा, नागार्जुन। नागार्जुन को प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में अज्ञेय जी को भी इसी उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाएं देखेंगे, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, यह है इनकी प्रमुख रचनाएं। अब हम देखेंगे रांगे राघव। रांगे राघव बहुत ही, इनकी रचनाएं बहुत ही सरल हैं, आप सभी को बहुत जल्दी याद हो जाएंगी और बहुत ही प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं बहुत ही प्रमुख हैं क्योंकि सीमित मात्रा में है। अजय, खंडहर, मेधावी, पांचाली, इनकी मुझे 3 ही रचनाएं मिली हैं जो प्रमुख हैं और आप सभी ये तीनों रचनाएं बहुत ही मोस्टली याद कर लीजिएगा। आगे जैसे कि मैंने बताया था कि पंत को भी इस योग में रखा गया है और निराला को भी इस योग में रखा गया है। तो पंत की युगवाणी को रखा गया है, निराला की प्रगतिवादी रचना बहुत सी बताई गई हैं, जैसे कि कोई मानता है उनकी अर्चना और कुकरमुत्ता, यह इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। इस प्रकार से आप आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने प्रगतिवादी योग पढ़ा है। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जिसने भी, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा प्रतिदिन यहाँ पर जो अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और आपसे सभी से एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि इसमें आपको कुछ लगता है कि मुझे कुछ अपनी तरफ से बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।